नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी के बारे में, जो अभी अभी हाल फिलहाल में इंडिया के भी सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। गौतम अदानी और उनकी कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज। हाल फिलहाल में 24 तारीख को जब द हिडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद गौतम अदानी को कम से कम $90 बिलियन का नुकसान हो चुका है और उनका अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर जो 4,000 पे हुआ करता था, वो पूरा टूट के हाल फिलहाल में 1,500 से 2,000 के बीच में आ चुका है। अब 24 तारीख को एक हिडनबर्ग करके रिपोर्ट आती है, उसने ऐसा तो क्या कर दिया कि जो 4,000 पे शेयर था वो सीधा टूट के अपनी आधी से कम प्राइस में आ चुका था। आज जानेंगे इस वीडियो में। हिडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म कंपनी है जो कि शॉर्ट सेलिंग करके अपने इन्वेस्टर्स को और वो खुद भी पैसे कमाती है। इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी इसलिए रखा गया था ताकि ये कंपनी ह्यूमन एरर के द्वारा किए गए बड़े बड़े स्कैम पकड़ सके। अब इसकी भी एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी है जो कि कुछ ऐसी है कि जब 1937 में एक एयरशिप था जिसका नाम था हिडनबर्ग, जो न्यू जर्सी से जा रहा था और वो ब्लास्ट हो गया था अचानक कहीं टकराने की वजह से। और उसमें माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एरर्स के कारण ही ये शिप वहाँ टकराया था और एक्सप्लोड हुआ था और 36 पैसेंजर्स मर गए थे। अब इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है जो कि ह्यूमन एरर के कारण हुआ था। इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड ऊपर ये कंपनी बनाई गई है हिडनबर्ग रिसर्च, जो मार्केट में और बड़ी बड़ी कंपनियों के स्कैम पकड़ती है। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो लोग फ्री में काम करते, वो शॉर्ट सेल कर देते। अब अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट सेलिंग में हम उल्टे तरीके से पैसे कमाते हैं। जैसे नॉर्मली मार्केट में आप जैसे और मेरे जैसे लोग पैसा किसी कंपनी के फायदे या फिर शेयर के प्राइस बढ़ने पे कमाते हैं, इसमें एकदम ही उल्टा होता है। किसी कंपनी का जितना ज़्यादा लॉस होगा उतने मेरे ज़्यादा पैसे बनेंगे अगर मैं शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 24 जनवरी से पहले अदानी के 4,000 के भाव पे अदानी एंटरप्राइज के शेयर ले लिए, फॉर एग्जाम्पल एक शेयर ले लिया है मैंने, पर वो मैंने अपने ब्रोकर से खरीदा नहीं है बल्कि उससे उधार ले रखा है और फिर उसे मार्केट में बेच दिया है, तो इससे ये होगा कि पहले तो मुझे उस शेयर के 4,000 मिल जाएंगे, पर अब अगर मुझे उसे वापस देने हैं वो, तो मुझे उसे वो शेयर ही खरीद के देना होगा, उसे मैं पैसे नहीं दे सकता। उसके कारण अगर मेरे पास ये कंफर्म न्यूज़ है कि कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन जाने वाला है, तो जब कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन जाएगा मैं उससे पहले शॉर्ट सेल कर दूंगा काफ़ी सारे शेयर लेके, मतलब वो बेच दूंगा और फिर जब कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन जाएगा तब उसे खरीद के अपने ब्रोकर को वापस दे दूंगा। पर ये सारी चीज़ें शॉर्ट सेलिंग में एक दो शेयर पे नहीं होती, कम से कम 50 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर कंपनी के ले रखे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब पिछली वाली कंपनी जिस पे हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट छापी थी, उन्होंने 43% ऑफ द कंपनी के शेयर ले रखे थे और उन्हें शॉर्ट सेल कर दिया था। कंपनी का नाम था निकोला कॉर्पोरेशंस। अब जब उस कंपनी के शेयर डाउन गए तो इन हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था और ये बहुत बड़ा हिट रहा था उनके लिए प्रोजेक्ट। और ये जो कंपनी थी निकोला कॉर्पोरेशन, इसके मालिक पे भी इनकी रिसर्च के बाद बहुत सारे केस चलने लग गए थे और कंपनी की वैल्यूएशन $34 बिलियन से नीचे गिर के एक 1.3 बिलियन तक ही आ गई थी। पर अदानी के मामले में उन्होंने इस बार शेयर्स को शॉर्ट सेल नहीं किया, उन्होंने बॉन्ड्स को शॉर्ट सेल किया है, क्योंकि अदानी एक इंडिया की बेस्ड कंपनी है जिसके शेयर्स वो लोग नहीं खरीद सकते क्योंकि वो एक अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसलिए उन्होंने अदानी के बॉन्ड्स पे शॉर्ट सेल किया। अभी तक एक्चुअल अमाउंट तो नहीं पता कि कितने परसेंटेज ऑफ बॉन्ड्स उन्होंने शॉर्ट सेल कर रखे, मगर इस रिपोर्ट के बाद सबसे ज़्यादा घाटा अदानी एंटरप्राइजेस का और या फिर अदानी ग्रुप्स का हुआ है। अब अदानी पे उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल गिने जा सकते हैं। जैसे कि एक एलिगेशन उन पर लगा है कि उन्होंने 37 शेयर कंपनीज बना रखी है जो रेगुलेट करती है उनके शेयर प्राइस को। और ये 37 कंपनीज जो कि रेगुलेट करती है वो टोटली मॉरिशियस या सिंगापुर बेस्ड कंपनीज है। और माना जाता है कि ये सारी की सारी कंपनीज ऑपरेट की जाती है गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के द्वारा, जो कि हाल फिलहाल में जनरल मैनेजर है अदानी पोर्ट्स के। अब ये सारी कंपनी गौतम अदानी इसलिए खोल के रखी है या फिर विनोद अदानी ने इसलिए खोल के रखी है कि वो इनडायरेक्टली अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और एक फेक डिमांड क्रिएट कर सके। इंडिया में सेबी के द्वारा शेयर मार्केट के लिए एक रूल बनाया गया है जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी कंपनी 75% से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रख सकती अपने पास। 25% उसे पब्लिक के लिए खुले रखने ही पड़ते अगर वो शेयर मार्केट में है तो। अभी इस एलिगेशन का मैं आपको एक सिंपल सा प्रूफ दिखाता हूँ। अभी आपको दिख रही होगी 5 मॉरिशियस बेस्ड कंपनीज है जिसने काफ़ी सारे पैसे, जैसे कि ऑलमोस्ट सबने 90% से ज़्यादा ही पैसे डाल रखे हैं अपने अदानी के एसेट्स में। इनमें से जो ये एक कंपनी है LTS इन्वेस्टमेंट फंड, ये वही सेम कंपनी है जिसने अदानी को NDTV के स्टॉक्स दिए थे जब NDTV अक्वायर कर लिया था अदानी ने तब। अब ये इत्तेफाक की बात तो हो ही नहीं सकती कि कोई बाहर की मॉरिशियस बेस्ड कंपनी अदानी और NDTV दोनों में पहले से इन्वेस्ट करके रखे और जब ज़रूरत पड़े तभी ये कंपनी उसे वापस दे देगी अदानी को NDTV के स्टॉक्स। अब इन सीधे सा मतलब होता है इन सारी कंपनियों को बनाने के लिए कि वो अपने ही शेयर प्राइस की डिमांड और सप्लाई बढ़ाते रहे। जैसे कि मार्च 2020 में अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक की प्राइस थी ऑलमोस्ट 130 रुपीज़, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। पर वही वो स्टॉक प्राइस जितने 20 साल में जितना इंक्रीज़ नहीं किया था, वो उतना ही उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ वो पिछले 2 साल में करके 4,000 तक पहुँच जाता है। 24 जनवरी 2022 को ये शेयर प्राइस था 4,000 के करीब। अब डीपली अगर स्टडी किया जाए तो हमें पता चलता है कि ये दोनों ही साल 2021 और 2022 उन दोनों में एक ज़्यादा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाया था या फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर दिया था अदानी एंटरप्राइजेस ने कि जिससे इनके प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ दिखा सके। क्योंकि जब अदानी कंपनीज ने अपने 6 एयरपोर्ट्स एक्वायर किए थे 2019 में, तब भी इतना इंक्रीज़ तो नहीं दिखा था। और ऊपर से ये 2 साल कोरोना भी था इन 2 सालों में, जिससे काफ़ी सारे काम बंद हो चुके थे और साथ ही साथ उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर में भी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था देश में। इसलिए इस 2 सालों में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ का कोई वैलिड रीज़न अभी तक बताया नहीं जा सकता।
अब ये सीधा सा सवाल होता है इनकी उन 37 मॉरिशस बेस्ड कंपनीज पे जिन्होंने इतना ज़्यादा अमाउंट में शेयर्स ले रखे हैं इंडिया में, इंडिया की एक अदानी कंपनी में। अब ये सीधा सा मतलब यही है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि एक फेक डिमांड क्रिएट की जा सके शेयर की, और उस वजह से इनका भाव भी ज़्यादा बढ़े और पूरी की पूरी कंपनी के शेयर का एक्विजिशन भी उनके पास ही रहे। द हिडनबर्ग रिपोर्ट में 88 क्वेश्चंस और पूछे गए थे अदानी को, जो उन्हें आंसर करने थे अगर वो सच्चे हैं तो, जिसका रिप्लाई अदानी कंपनीज ने दिया कि उन 88 क्वेश्चंस में से 65 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पब्लिकली जिनके आंसर्स पहले से ही अवेलेबल है, बाकी के बचे 18 क्वेश्चंस उनके शेयर्स जो बाकी के 25% कौन सी कंपनी ओन करती है उसके बारे में है जो उन्हें नहीं पता, और बाकी बचे 5 क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दिया कि ये एक बेसलेस रूमर्स फैलाने की कोशिश हो रही थी। पर अदानी के 404 पेज के रिप्लाई में उन्होंने ज़्यादातर अपने पे ब्लेम ना लेके उन्होंने बोला कि हिडनबर्ग रिपोर्ट इंडिया को टारगेट कर रहा था, जो कि एकदम ही झूठी बात है। क्योंकि जब इस इंडिया वाली बात पे हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिप्लाई दिया तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ अ ग्रोइंग नेशन विच इज़ स्मार्टली लूटेड बाय द कंपनीज लाइक अदानी। तो हिडनबर्ग रिसर्च का कोई भी मतलब नहीं था कि वो इंडिया को ब्लेम करे या इंडिया को डिफेम करे, वो डायरेक्ट अदानी कंपनीज पे ही ब्लेम डाल रहे थे, जो ये सीधे से साबित कर रहा है कि अदानी कंपनीज खुद को कवर करने के लिए इंडिया को आगे कर रहा था, जो कि एकदम ही फालतू चीज़ थी। और तो और हिडनबर्ग रिपोर्ट ने इंडिया को एक सुपर पावर भी बुलाया था, द अपकमिंग सुपर पावर भी बताया था अपनी रिपोर्ट में। द हिडनबर्ग रिपोर्ट में 720 साइटेशंस थे अदानी के खिलाफ, जिसका मतलब है कि उनके पास 720 एलिगेशंस ऐसे थे जो प्रूफ के साथ पड़े थे उनके पास, और ये 106 पेज की रिपोर्ट थी, वो 2 साल में पूरी रिसर्च करने के बाद और मॉरिशस में काफ़ी सारी विजिट्स करने के बाद ही बनाई गई थी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ अदानी के खिलाफ इस रिपोर्ट में लिखी थी वो थी कि अदानी कंपनीज ने अपनी वैल्यूएशन से ज़्यादा लोन ले रखा है कुछ कंपनीज जैसे SBI और काफ़ी सारी प्राइवेट बैंक्स के पास से, क्योंकि जब अदानी कंपनीज जो 7 कंपनीज उनकी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, उनका करंट रेशियो देखा गया तो उनमें से 5 कंपनीज का करंट रेशियो 1 से नीचे है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर प्रेजेंटली उनके पास ये लोन वापस मांग ली जाए तो उनके पास उतने एसेट्स नहीं है जिनको बेच के भी वो इस लोन को रीपे कर सकते। अब करंट रेशियो किसी भी कंपनी का करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को डिवाइड करके निकाला जाता है। अगर ये रेशियो 1 से नीचे आता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो कंपनी अभी भी वो जो लोन की अमाउंट थी अगर अपने सारे एसेट्स बेच दे फिर भी नहीं पे कर सकती, और यही रेशियो अदानी की 5 कंपनीज का 0 पॉइंट में था, और अदानी की सिर्फ 2 ऐसी कंपनीज थी जिसका करंट रेशियो 1.2 और 1.5 है। अब एक एलिगेशन जो इन सब के ऊपर से निकाला जा रहा है मीडिया के द्वारा कि LIC और SBI को फोर्सफुली अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट करवाया गया था, जिससे उन पब्लिक कंपनीज या गवर्नमेंट कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया इस रिपोर्ट के आने के बाद। अब ये तो पता नहीं है हमें कि ये कितना सच है या झूठ, मगर अभी तक इसको लेके सेबी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया इस पूरी सिचुएशन पे। अब सेबी का रिप्लाई आया हो या ना आया हो, पर फॉरेन में इस रिपोर्ट से अदानी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में से अदानी कंपनीज को बाहर निकाल दिया गया था अभी पिछले दिनों ही। और एक स्विट्जरलैंड की बैंक क्रेडिट स्विस ने भी मना कर दिया कि अब वो लोन्स देने के लिए अदानी के बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो पहले किया करते थे, और जो पिछली लोन्स दी गई थी कोलेटरल रख के अदानी के बॉन्ड्स को, उन्हें भी रीपे करने का उन्होंने नोटिस दे दिया अपने सारे कस्टमर्स को। अब गवर्नमेंट अदानी कंपनीज पे क्या एलिगेशंस लगाती है या कुछ बोलती है भी है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।